सुनो, तो अपन ने पहला वाला क्वेश्चन कर लिया और दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर लिया, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको 3 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ा। बोलो हाँ। अब यार एक एक करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने में बड़ा टाइम लगता है, तो मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताने जा रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना हो तो आप कैसे खटाखट लगा सकते हो। बोर्ड पर पहले देखेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मोर देन वंस। अगर एक से ज्यादा बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। देखो ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, बोलो हाँ। अगर एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना हो तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ये देखिए, अब ध्यान से फॉर्मूले को देखते आइए। इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये मैंने केवल एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया। अब आप इसी के अंदर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओ। ये फर्स्ट फंक्शन, ये अभी भी सेकंड फंक्शन, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बिल्कुल ध्यान देखते हैं। अब ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन बन जाएगा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये दिख रहा है सब बच्चों को, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू, अब जब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे तो सेकंड फंक्शन अब की बार खुद ये इंटीग्रेशन है। उत्तरी सेकंड फंक्शन खुद ये इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन का, अरे रुक जाइए तो ढंग से लिख देते हैं वरना कंफ्यूजन सही रहेंगे आप। dx जरा ध्यान से देखते हैं, जरा ध्यान देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब यहां जो आया ये इसको बार बार डिफरेंशिएट करते आइए और इसको बार बार इंटीग्रेट करते आइए। आइए सिखाता हूं, ध्यान देखिए। यहां जो आया, यहां पर देखिए कौन सा फंक्शन मरेगा, एक्स क्यूब, तो ये हमेशा हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमेशा हमारा सेकंड फंक्शन है। चुन लेना पड़ेगा कौन सा हमेशा फर्स्ट, कौन सा हमेशा सेकंड। अब ध्यान से सुनेंगे जो मैं कह रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2 माइनस एक बार में इंटीग्रेशन बाय पार्ट। पहले वाले को बार बार डिफरेंशिएट करते आइए बस। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², चाहो तो एक साथ डिफरेंशिएट करके लिख लो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। अभी यहां पर कुछ लिखेंगे और प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट चलने दो। भाई एक्स क्यूब आपका फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन लिख लिया, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लिया, और जो यहां पर आएगा जो पहला फंक्शन होगा वो बार बार डिफरेंशिएट होता जाएगा और जो दूसरा फंक्शन होगा वो बार बार इंटीग्रेट होता जाएगा। बस इतना ही करना है। जिसको आपने फर्स्ट फंक्शन चुना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिख लिया। अब जो पहले लिखा उसको बार बार डिफरेंशिएट करते आइए और जो बाद में लिखा उसको बार बार इंटीग्रेट करते आइए। इतना ही करना है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिख लिया। अब जो पहले लिखा है उसको बार बार डिफरेंशिएट करते आओ, तो इसका डिफरेंशिएशन इंटू इसका इंटीग्रेशन, e की पावर 2x/2 का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/4 प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करो, 3x² का डिफरेंशिएशन 6x, इसको इंटीग्रेट करो e की पावर 2x/8 माइनस इसको डिफरेंशिएट करो 6, इसको इंटीग्रेट करो e की पावर 2x/16। बड़ा आंसर आ गया। अब इसके आगे अगर 6 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा, बाकी सब 0 चला जाएगा। ये होता है एक बार में आंसर लिखने का तरीका। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं कैसे लिखा है मैंने। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिख लेना है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिख लेना है। लिख लिया आपने फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वो आप हमेशा लिखते थे। अब कुछ नहीं करना, प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलते चले जाएंगे और जो पहला वाला है उसको डिफरेंशिएट करते जाओ और जो बाद वाला है उसी को इंटीग्रेट करते जाओ। पहले वाले को बार बार डिफरेंशिएट करते जाओ और बाद वाले को लगातार इंटीग्रेट करते जाओ। ये वाला एक्स क्यूब, इसमें आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बदल नहीं सकते एक्चुअली, लेकिन आमतौर पर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हायर इंटीग्रेशन में काम दे देता है। जैसे मान लीजिए जैसे एक्स क्यूब था, अब बार बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने में बहुत टाइम लगता है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक बार में आंसर लिखेंगे। और एक बार में आंसर कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिख लो, ये वाला हिस्सा लिख लो, लिख लिया। उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन है उसको बार बार डिफरेंशिएशन आता जाएगा
और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन आता जाएगा बस। और तब तक करो जब तक डिफरेंशिएट हो कि ये चीज जीरो ना आ जाए। बस समझ में आई ये वाली बात सब बच्चों को? एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब साइन एक्स डीएक्स, बोलो हाँ। अब ये हम समझ गए कि भैया साइन एक्स तो कुछ नहीं, एक्स क्यूब, लेकिन 3 बार डिफरेंशिएट करने पर मरेगा। देखो फर्स्ट फंक्शन आमतौर पर उसको मानते हैं जो डिफरेंशिएट करने पर मरे, और सेकंड फंक्शन आमतौर पर उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन इजी हो। अब साइन एक्स जो है वो कभी मरता नहीं है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, अनंत काल तक चलता रहेगा, मरेगा नहीं डिफरेंशिएट करने पर। इंटीग्रेशन तो एक्स क्यूब का भी इजी है, साइन एक्स का भी इजी है, इसी के हिसाब से आइलेट बनाया गया है एक्चुअली। लेकिन एक्स क्यूब है, इंटीग्रेशन तो हाँ इजी है, लेकिन एक बात तय है कि डिफरेंशिएट करने पर मर जाएगा। ये डिफरेंशिएशन कितनी बार झेल सकता है? 3 बार, उसका खत्म, जीरो। तो आइए अब इसको हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है। अब हम देखते ही क्वेश्चन को समझ चुके हैं कि 3 बार लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और ये मरेगा। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमेशा उसको चुनते हैं जो डिफरेंशिएट करने पर खत्म हो, और सेकंड फंक्शन बचा हुआ हो जाता है वैसे तो, लेकिन फिर भी थॉट ये है कि सेकंड फंक्शन उसको चुनते हैं जिसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाए। रियल में आइलेट जमाया ही ऐसे गया है, आइलेट में ऊपर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट करने पर खत्म हो जाते हैं। अच्छा चलो, या इजी हो जाते हैं। ओके, कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन लिख लिया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब कुछ नहीं करना, ये लिख लिया फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब इसको डिफरेंशिएट करते जाओ, इसी को बार बार इंटीग्रेट करते जाओ। अब देखो माइनस साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, प्लस अब 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे कॉस एक्स, फिर माइनस 6x का डिफरेंशिएशन 6, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। आ गया आंसर। तो जब आपको ऐसा पता हो कि ये चीज डिफरेंशिएट करने पर मर जाएगी, तो बार बार अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे करने पर ये जल्दी हो जाएगा। एक बार फिर से मुद्दे की बात दोहरा देता हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिख लो, उसके बाद इस वाले को बार बार डिफरेंशिएट करते जाओ और इस हिस्से को बार बार इंटीग्रेट करते जाओ, यही करना है। इसको डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, जो पिछला वाला है उसको इंटीग्रेट करते जाओ। क्या पूरी बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, साइन ऑल्टरनेट, हाँ साइन ऑल्टरनेट चाहिए बिल्कुल। ये पहला वाला प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ये साइन ऑल्टरनेट आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो इसीलिए साइन ऑल्टरनेट आपको दिखे, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में बार बार लिखा है। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका सॉरी इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, और बाहर ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस, ताकि आपको साइन में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने उनको ब्रैकेट में रख के इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया है। आप पहले ये लिख लीजिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अच्छा एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा आपको और फील आएगी। मान लीजिए थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक और क्वेश्चन देखें। मान लीजिए इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 इंटू ई की पावर मान लीजिए 3x। इसकी शक्ल देखते हम समझ गए भैया 4 बार में मरेगा ये। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट, ये हमारा बन गया सेकंड। अब मैं धीरे धीरे करूंगा, एक बार फिर देखें। फर्स्ट फंक्शन लिख लें इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिख लें, लिख लिया। अब ये प्लस साइन आया है, इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस साइन है। अब ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता जाएगा, प्लस के बाद माइनस, पहले वाला डिफरेंशिएट, बाद वाला इंटीग्रेट। इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 3x/9, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 12x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 3x/27, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 24x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 3x/81। एक बार और इसका डिफरेंशिएशन 24, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 3x/3 कितना आ जाएगा 24। अब इसके बाद अगर आप डिफरेंशिएट करते भी हो, इधर आगे बढ़ो, 24 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, उसका 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही जाता रहेगा।
हाँ, नहीं डिफरेंशिएट नहीं करना, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है। हाँ, गड़बड़ नहीं करनी। ये पहला जो लिखा है ना, जो पहला लिखा है ये बार बार डिफरेंशिएट होगा, और ये जो दूसरा लिखा है ये बार बार इंटीग्रेट होगा। समझ में आया? आराम से, इजी है, इजी है। वो आमतौर पर इजी है, ये इसमें कुछ है नहीं, बहुत फास्ट है ना? ये समझ में आया आप लोगों को कि नहीं, ये बताएं मुझे। ओके, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो एक से ज्यादा बार अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना हो तो कैसे लगाना है वो हमको समझ में आ गया है। आइए बचे हुए क्वेश्चन की सॉल्विंग की जाए। थर्ड क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन तो ऐसे ही जनरल प्रैक्टिस के लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर मात्र एक बार लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये बनेगा फर्स्ट, ये बनेगा सेकंड। आइलेट में सबसे लेट कौन आया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइलेट में सबसे लेट कौन आया? ई की पावर एक्स। तो बनेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। तो ये चीज आ जाएगी माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस। ये लीजिए, ऐसे चौथा क्वेश्चन करना हो, चौथे क्वेश्चन के लिए ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ये बनेगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 3 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन 3 की पावर एक्स अपॉन एल एन 3, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स बाय एल एन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। तो ये चीज आ जाएगी एक्स इंटू 3 की पावर एक्स अपॉन एल एन 3 माइनस 3 की पावर एक्स अपॉन एल एन 3 का होल स्क्वायर प्लस सी। आइए पांचवा क्वेश्चन, आइलेट का इस्तेमाल करें। कोई बच्चे खुशी के मारे एक्स की पावर एन को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं कि बार बार डिफरेंशिएट करने पर मरेगा, पर ऐसा नहीं करना है। ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ये बनेगा सेकंड फंक्शन। तो पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। कट रहा है, कट रहा है, एल एन एक्स इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन होल अपॉन एन प्लस वन माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एन प्लस। ये हो गए शुरू के 5 सवाल, खट से कॉपी कर लीजिए। छोटी सी एरर, छोटी सी एरर, इंटीग्रेट करने के बाद ये n प्लस वन आएगा, कॉपी कर लें। बचे हुए क्वेश्चंस को देखें। x इंटू टेन स्क्वायर एक्स, भैया आइलेट, अच्छा आइलेट ना भी लगाए तो भी सोचो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इजी है और x डिफरेंशिएट करने पर मर जाएगा। फिर भी आइलेट में एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आता है LATE, तो ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ये बनेगा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, हवा हवा में देखें टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, क्या टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं? क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन? किसको डिफरेंशिएट करके टेन स्क्वायर एक्स आएगा बताइए जल्दी है? टेन एक्स माइनस एक्स, रटवाया भी था टेन एक्स माइनस एक्स। सुनो, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन रख कर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। आइए, ये कौन है खाना खा रहा है भैया? ये आ गया टेन एक्स माइनस एक्स। अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स? एल एन मॉड सेक एक्स, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। आइए दूसरा का, जहां कोई नहीं होता वहां भगवान होता है, गॉड इज वन, और वन कभी भी आता है तो वन बनता है सेकंड फंक्शन। तो ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। प्ले ग्रुप के बच्चे आजकल ताली मार मार के हंसते हैं ऐसे सवाल पर। एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू को कॉमन निकाल लें तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। छोटे बच्चे ताली मार रहे हैं, प्लस वन माइनस वन कर दीजिए, दोनों के दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे। देखिए पहला हिस्सा तो वन बन जाएगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। आइए रंग बिरंगी लाइनों से ऐसे बना दें ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए।
रहे भैया कौन सा सवाल में कौन सॉल्व किया गया है। आइए तीसरा का प्रश्न, x इंटू टेन इनवर्स एक्स। आइलेट सबसे ऊपर कौन है? इनवर्स। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। यहां देखिए x डिफरेंशिएट करने पर मर जरूर जाएगा, लेकिन आप टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन लिख के ऐसे पागल हो जाएंगे। तो आइलेट का इस्तेमाल करें, लेट ना हो, इनवर्स। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ये तो चुटकुला है, ये तो चुटकुला है। हाफ को बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, अभी अभी किया था यहां पर, प्लस वन माइनस वन एंड डू। आइलेट का इस्तेमाल धड़ल्ले से करें, बहुत फायदे में रहेंगे। चलिए यहां पर देखिए, दिख रहा है कि गुरुजी आइलेट में सबसे लेट कौन आया? एक्सपोनेंशियल। ये फर्स्ट फंक्शन है, लेकिन ये जल्दी से मरेगा नहीं, एक्स स्क्वायर है, तो बार बार लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो कैसे लगाएंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इसका इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन का होल प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इसका इंटीग्रेशन माइनस वन का। एक बार में आंसर, मजा आ गया। ये देखिए साइन ऑफ ln x, मतलब यहां पर केवल ln x दिख रहा है, अजीब विडंबना है, वो भी साइन ऑफ ln x है। जहां पर लविंग फॉर्म में हम कहां तक पहुंच गए थे बताना जरा। लविंग इंटीग्रल तो पूरे 32 कंप्लीट हो गए, लविंग इंटीग्रल तो 32 कंप्लीट हो गए ना, बोलो हाँ। अब बताइए लविंग फॉर्म कहां तक पहुंची थी, जल्दी बताइए मुझे। लविंग फॉर्म बिल्कुल 16 तक हो चुकी है, पक्का? ठीक है, यहां पर मैं बताऊंगा लविंग फॉर्म 17, 17वीं लविंग फॉर्म। 16 लविंग फॉर्म, यानी इस चैप्टर में मात्र 16 बातें बची हैं बस। भाई 64 बातें पढ़नी थी, तो 32 प्लस 16 पढ़ लिया है लविंग फॉर्म ना। हाँ सही है, सही है, सही जा रहे हो। लविंग फॉर्म 17 ये कहता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर x केवल ln x के अंदर हो, जैसे यहां x केवल ln x के अंदर है, तो ln x को t रखो। मैंने इसके पहले भी एक बात बताई थी कि x अगर केवल e की पावर x में है, तो e की पावर x को t रख दीजिए। वैसे इस बात को ध्यान देना है, इफ x is only inside ln x then put ln x t। ln x को जब आप t रखेंगे तो 1/x dx dt बनेगा, यानी dx x dt बनेगा, यानी dx बन जाएगा e की पावर t dt। ये बिल्कुल याद रखें। आमतौर पर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन को उलझा दिया जाता है वेरिएबल को ln x में डालकर। तो यहां पर जब हम ln x को t रखेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर t इंटू साइन टी डी टी। अरे रे, तो लविंग इंटीग्रल है भैया, लविंग इंटीग्रल 30। अरे याद आया कि नहीं याद आया? ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें आपकी मदद करेंगी। लविंग फॉर्म में फॉर्म भी है, बातें भी हैं, तो ये आ गई हमारे पास बातें। अगर x केवल ln x के अंदर दिख रहा है किसी क्वेश्चन में, अगर x केवल ln x के अंदर उलझा हुआ है, तो आप चुपचाप ln x को t रख दीजिए, कॉपी कर लीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीख लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और मैनिपुलेशन इंटीग्रेशन की, उसके बाद बची हुई लंबी लंबी लविंग फॉर्म्स आएंगी एक्चुअली, इसके बाद लविंग फॉर्म की झड़ियां लगेंगी। अब मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आखिरी तरीका है। इसके बाद तो मिसलेनियस है, और इसके बाद की लविंग फॉर्म एक्चुअली इन्हीं सब पर डिपेंड करती है, तब कहीं पर कोई अटकने की बात नहीं होगी। पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बता दूं कि पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का तरीका नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन एक अलजेब्रा का तरीका है जो बड़े से फ्रैक्शन को छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ देता है। तो ध्यान रखें कि पार्शियल फ्रैक्शन इज अ मेथड of algebra which
breaks down a larger fraction into many smaller fractions. ये इंटीग्रेशन का तरीका नहीं है, ये तो बस एक अलजेब्रा का तरीका है जो बड़े से फ्रैक्शन को छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ देगा, which can then be integrated, और फिर आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं. पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का तरीका नहीं है, यह अलजेब्रा का तरीका है, लेकिन आप इससे इंटीग्रेशन में मदद ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये बड़े से फ्रैक्शन को छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ देता है. तो अगर ये बड़े से फ्रैक्शन को छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ देता है तो आप बड़े आराम से फिर छोटे फ्रैक्शन को अपने इंटीग्रेशन के तरीकों से करिए इंटीग्रेट. पार्शियल फ्रैक्शन विल हेल्प यू इन इंटीग्रेशन, बट इट इज नॉट अ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इट इज अ मेथड ऑफ अलजेब्रा which helps you to break down a larger fraction into many smaller fractions. तो क्या अब हम आगे बढ़ेंगे, which can then be integrated. तो ये एक बात हमको अच्छे समझ में आ गई. अब सुनेंगे ध्यान से. पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है? टू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, बिल्कुल ध्यान देखेंगे. टू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. ध्यान रखना कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए. छोटी बराबर भी नहीं चलेगी, छोटी बराबर भी नहीं चलेगी. ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए. अब सवाल उठता है अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट सो, तो आप क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, तो कोशेंट आएगा और रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर आ जाएगा. अब इस पर लगाइए, ऑन दिस अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन. ध्यान रखना, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी ही होनी चाहिए, अन्यथा नहीं कर सकते. चलिए बात करते हैं. तो ये तो मैंने समझा दिया कि भैया ये इंटीग्रेशन का तरीका नहीं है, ये एक अलजेब्रा का तरीका है जो बड़े फ्रैक्शन के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा. तो अंग्रेजों की नीति काम कर जाएगी, डिवाइड एंड रूल. दूसरी बात, ये रूल तभी लगा सकते हैं जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी हो. अगर बराबर होगी या बड़ी होगी तो आप डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर वाले हिस्से पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे. अब सुनिए रूल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. अब ये तो सब तैयारी वैयारी हो गई. अब पार्शियल फ्रैक्शन के नियम बता देते हैं. पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या करना है कि फैक्टराइज डिनोमिनेटर. सारी चीज डिनोमिनेटर पर ही निर्भर करती हैं. फैक्टराइज डिनोमिनेटर टू मैक्सिमम, जितना ज्यादा फैक्टराइज कर सके कर ले. बेसिकली टू लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स ओनली. आपको डिनोमिनेटर को पूरा फैक्टराइज करना है, जितना हद से हद फैक्टराइज कर सके. हो सके तो सबको लीनियर में तोड़ दें. ऐसा क्यों, अब मैं बताता हूं. न्यूमरेटर पर कोई निर्भरता नहीं है. डिनोमिनेटर में जितने लीनियर फैक्टर आएंगे, डिनोमिनेटर में जितने लीनियर फैक्टर आएंगे, हर लीनियर फैक्टर का एक अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा. पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल मतलब टुकड़ा, फ्रैक्शन का टुकड़ा, फ्रैक्शन को टुकड़े टुकड़े कर देना. ये आ गया प्लस C2 अपॉन CX प्लस, ये आ गया न्यूमरेटर, ये आ गया. डिनोमिनेटर में जितने लीनियर फैक्टर बनेंगे, हर लीनियर फैक्टर का अपना पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा. सुन लीजिए, डिनोमिनेटर में जितने लीनियर फैक्टर बनेंगे, हर लीनियर फैक्टर का अपना पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा. हर लीनियर फैक्टर का अपना पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा. हर लीनियर फैक्टर का अपना पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा. अगर गलती से किसी लीनियर फैक्टर की पावर आ गई, मान लीजिए इसकी पावर आ गई 2 और इसकी 3, तो आपको उसकी हर पावर को कवर करना है. हर पावर को कवर करना है गुरुजी, क्या मतलब है? अब जैसे इसकी पावर 3 है
तो आपको इसकी पावर 1 भी सोचनी है, इसकी पावर 2 भी सोचनी है, इसकी पावर 3 भी सोचनी है। उसी प्रकार से cx प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो इसकी पावर 1 भी सोचनी है, इसकी पावर 2 भी सोचनी है। ये ऊपर सिर्फ कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक आ जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो हर क्वाड्रेटिक का अपना पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। लेकिन जब क्वाड्रेटिक का पार्शियल फ्रैक्शन बनता है तो ऊपर लीनियर आता है, और ये तो लीनियर है, तो लीनियर का अपना पार्शियल फ्रैक्शन। और अगर गलती से क्वाड्रेटिक की भी पावर आ गई तो बेहतर यही रहेगा प्रश्न छोड़ के अगला क्वेश्चन करें। लेकिन बता देता हूं, अगर क्वाड्रेटिक की भी पावर आ गई तो उसकी भी हर पावर आपको कवर करनी है। तो यहां पर c1x प्लस c2, यहां पर इसकी पावर 1, c3x प्लस c4 और प्लस लीनियर का अपना पार्शियल फ्रैक्शन, ये लीजिए। यही है पार्शियल फ्रैक्शन का नियम। हर लीनियर का अपना पार्शियल फैक्टर बनेगा। अगर लीनियर की पावर है तो उसकी सारी पावरें कवर करनी है। क्वाड्रेटिक का अपना पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। जब लीनियर आता है तो ऊपर कांस्टेंट आता है, क्वाड्रेटिक आता है तो ऊपर लीनियर आता है, और क्वाड्रेटिक की पावर है तो उसकी भी अपन को हर पावर कवर करनी है। ये c1 c2 c3 निकालने के लिए, टू गेट c1 c2 c3, to get C1, C2, C3 etc. we have 3 methods. 3 अलग अलग मेथड्स में बताऊंगा C1, C2, C3 को निकालने के लिए, वो अभी मैं कवर कर लूंगा। पहले आप इस चीज को पूरा नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी करिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन का एक बेसिक मेथड तो क्लियर हो गया है, लेकिन जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक जो है बात बिल्कुल दिमाग में बैठेगी नहीं। तो आइए इस पर बेस कुछ सवाल लगाएं और बात को दिमाग में बैठाएं। चलिए अब हम इस पर बेस कुछ सवाल करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन, अब सब बच्चे बोर्ड पर देखें इसका कितना यूज है और कितना फायदा है। मैं एक एक करके इलस्ट्रेशन लेता जा रहा हूं और मैं बात को समझाऊंगा, आप सिर्फ ध्यान दीजिए। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटे सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब जैसे ये क्वेश्चन हमको करना हो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन सीखने के बाद इसमें थोड़ी सी हंसी आती है कितना लल्लू क्वेश्चन है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है और डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टराइज करके दिया हुआ है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है और डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टराइज करके दिया हुआ है, तो इसके 3 पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। अब ये C1 C2 C3 कैसे निकालना है ये तो हम बता देंगे। C1 C2 C3 कैसे निकालना है ये हम बता देंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो C1 C2 C3 है तो कांस्टेंट थी, तो रियल में इसका इंटीग्रेशन आएगा कितना, तेरी C1 ln mod x प्लस 1 प्लस C2 ln mod x प्लस 2 प्लस C3 ln mod x प्लस 3। ये लीजिए आंसर ही आ गया। यानी बस हमको C1 C2 C3 निकालना है और इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर। अब मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म निकालने के 3 तरीके हैं। अभी मैं आपको पहला तरीका बताने जा रहा हूं, मेथड 1। यह तरीका आपको भविष्य में भी काम में आएगा। इस तरीके का नाम है मुंह छुपाओ मेथड। क्या नाम है इस तरीके का? मुंह छुपाओ मेथड। यह अक्सर काम में आता है, जीवन में बहुत बार हम इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब आपको मुंह छुपाओ मेथड का तरीका बताऊं और सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देखेंगे कैसे हम मुंह छुपाओ मेथड से कांस्टेंट टर्म निकालते हैं। सुनो ध्यान से, जिसके ऊपर का कांस्टेंट टर्म चाहिए उसको छुपा लो, उसके मुंह को ढक लो। मुझे x प्लस 1 के ऊपर का कांस्टेंट टर्म चाहिए तो x प्लस 1 को ढक लिया। अब ये बताइए, अरे रे, अब ये बताइए इसको छुपा लिया, x प्लस 1 कहां जीरो जाएगा? x प्लस 1 जीरो जाएगा -1 पे, तो बाकी सब में -1 रख दो। तो यहां -1 रखेंगे 1 हो जाएगा, यहां -1 रखेंगे 2 हो जाएगा, तो 5/2
तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आ गई 5/2, एकदम से आंसर। प्रिंटिंग एरर, प्रिंटिंग एरर। 5/2 नहीं, कैलकुलेशन एरर भी 3/2, बिल्कुल 3/2, वो मैं मनी मन 4 कर दिया था। ओके, 3/2। मेथड बड़ा सिंपल है, मुंह छुपाओ मेथड, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, ये केवल लीनियर फैक्टर के ऊपर का कांस्टेंट हम निकाल सकता है। कैन ओनली बी यूज्ड टू फाइंड कांस्टेंट टर्म above a linear factor only, बस लीनियर फैक्टर। अब जैसे x+2 के ऊपर का कांस्टेंट हम निकालना है, तो x+2 का मुंह छुपा लो। अब x+2 कहां जीरो जाएगा? -2 पर, तो इसमें -2 रख दो। -2 + 1 -1, -2 + 3 1, तो नीचे -1 आ गया। -2 का उसका 4, 4 5 6, -6, तो इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आ गई -6। ऐसे आपको C3 निकालना है, मुंह छुपाओ मेथड। x+3 का मुंह छुपा लीजिए। x+3 कहां जीरो जाएगा? -3 पर। -3 + 1 -2, -3 + 2 -1, तो नीचे 2 आ गया। 9 10 11, 11/2, तो इसकी वैल्यू आ गई 11/2। तो ये लीजिए, हमको आंसर ही मिल गया एक बार में। यहां C1 C2 C3 हटा दीजिए, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर निकल के आएगा 3/2, और यहां पर तो -6 हो जाएगा, -6 + 11/2, ये लीजिए आंसर आ गया जी। इतना फास्ट मेथड है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है। एक तो इसको बोर्ड वोर्ड में यूज नहीं कर सकते, जहां पर सब्जेक्टिव में लिखना हो। क्या लिखोगे? मुंह छुपा के आंसर निकाला, तो ऐसे नहीं यूज कर सकते ना, वो समझ जाएगा चीटिंग की इसने। तो बोर्ड और जहां पर सब्जेक्टिव में यूज नहीं कर सकते, प्लस ये सिर्फ लीनियर के ऊपर की पावर देता है, सिर्फ लीनियर के ऊपर की पावर देता है। तो ये मुंह छुपा मेथड एक अच्छा मेथड है, भविष्य में काम भी आ सकता है। खैर, हाँ, आप लोगों के लिए ठीक मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए और सवाल करें। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करें, dx/x³ + 1। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं क्या करता हूं, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। तो इसका फैक्टराइजेशन आएगा x + 1 × x² - x + 1। अब भैया यहां पर दो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, एक C1/x + 1 और दूसरा बनेगा C2x + C3 होल अपॉन x² - x + 1। C1 की वैल्यू हम खट से मुंह छुपा मेथड से निकाल सकते हैं। C1 की वैल्यू हम खट से मुंह छुपा मेथड से निकाल सकते हैं, है ना? ऐसा ये ध्यान रखना, C2 C3 नहीं निकलेगा मुंह छुपा मेथड से। मुंह छुपा मेथड से केवल किसकी वैल्यू निकलेगी? लीनियर के ऊपर की, बस। अच्छा, आप सुने, ध्यान से रुक जाएं। अब मैं यहां पर मेथड 2 इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जो आप बोर्ड या कहीं पर भी लगा सकते हैं। मेथड 2 का नाम है पुट वैल्यू मेथड। ये कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए पुट वैल्यू मेथड में समझाऊं। देखिए, अल्टीमेटली ये चीज इसके बराबर ही है, तो 1/x³ + 1 ये इसी के बराबर है, तभी तो आपने उसको उसके बराबर लिखा है। अब हमको C1 C2 C3 निकालना है, तो हमको 3 इक्वेशन चाहिए। 3 वेरिएबल है, तो छोटी छोटी इक्वेशन बनाए। एक बार x को 0 रख दें। जब x को 0 रख देंगे तो इधर 1 आ जाएगा, इधर C1 आ जाएगा और इधर +C3 आ जाएगा। छोटी छोटी वैल्यू रखने, 0 1 ऐसी। प्रकांड बच्चे होते ई रख देते हैं, x को पाई रख देते हैं, 998 रख देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, उनकी बात अलग है। हम लोग साधारण मानव हैं। फिर x को 1 रख दें आप, तो यहां आ जाएगा 1/2, यहां 1 रख दें इक्वल टू C1/2 प्लस यहां 1 रख देंगे तो C2 + C3। छोटी छोटी वैल्यू रखें। देखो, x को -1 नहीं रख सकते क्योंकि 0 हो जाएगा। फिर x को 2 रख दें, कुछ नहीं बचा, 0 1 2 यही सब वैल्यू रखी आती है। तो 2³ 8, 1/9, C1/3, 2 C2 + C3, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गए, 2/3। ये लीजिए, कुल मिला के 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, सॉल्व एंड गेट। अब इसको सॉल्व करने का इजी तरीका मैं बताता हूं कि C1 की वैल्यू तो मुंह छुपा मेथड से निकाल लो। तो C1 की वैल्यू यहां रख दो, C3 की वैल्यू खट से आ गई, C1 C3 रख दो, C2 की वैल्यू खट से आ गई। सिंपल तरीका। अच्छा, ये दोनों इंटीग्रेट करने में इजी है,
इसका इंटीग्रेशन तो C1 ln mod x प्लस 1 है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, जो कि हम लोग जानते हैं। तो दो क्वेश्चन मैंने करके बताए और दोनों मेथड बता दिए, एक मुंह छुपाओ मेथड, दूसरा पुट वैल्यू मेथड। ठीक है, मुंह छुपाओ मेथड MCM कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, पुट वैल्यू मेथड को PVM कहते हैं। ओके, कॉपी करो तो तीसरा मेथड बताऊं, कॉपी करिए। आइए इन मेथड्स को समझने के लिए, भी तीसरा मेथड बाकी है, इन मेथड को समझने के लिए एक दो क्वेश्चन और करें। मुंह छुपाओ मेथड और पुट वैल्यू मेथड, इन मेथड का इस्तेमाल हम कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3। अब देखिए ये हो गया क्वेश्चन, देखते हम समझ गए कि तीन पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, x माइनस 1 c2 अपॉन एक्स प्लस 2 c3 अपॉन एक्स माइनस 3 dx। और अगर ये तीन पार्शियल फ्रैक्शन बन जाते हैं तो आंसर भी हमारा तय है, c1 ln mod x माइनस 1 प्लस c2 ln mod x प्लस 2 प्लस c3 ln mod x माइनस 3। ये हमारे पास निकल के आ गया। अब मेरी बात सुने, अब मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर इलस्ट्रेट करने जा रहा हूं फिर से एक बार मुंह छुपाओ मेथड। सुनो, जिसके ऊपर का कांस्टेंट टर्म चाहिए उसका मुंह छुपा लीजिए, छुपा लिया x माइनस 1 का मुंह। अब ये जहां जीरो जाएगा तो x माइनस 1 कहां जीरो जाएगा, 1 पर, तो बचे हुए में 1 रख दें, तो 1 प्लस 2 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो नीचे आ गया -6, और 1 रख देंगे तो 3 और 1 4, 4 अपॉन -6 -2/3। तो यानी कांस्टेंट टर्म C1 की वैल्यू हो गई -2/3। ऐसे जिसके ऊपर का कांस्टेंट टर्म चाहिए उसका मुंह छुपा लीजिए और वो जहां जीरो जा रहा हो वो रख दीजिए। x प्लस 2 कहां जीरो जाएगा, -2 पर, तो यहां -2 रख दीजिए। -2 -1 -3, -2 -3 -5, -3 -5 15, नीचे 15 हो गया, 7/15, तो C2 की वैल्यू आ गई 7/15। समझ में आ रहा है जिसने मुंह छुपा मेथड पूछा था? हाँ, x माइनस 3 इसका मुंह छुपा लीजिए, ये चीज कहां जीरो जाएगी, 3 पर, सब में 3 रख दें, 3 - 1 2, 3 + 2 5, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, 9 3 12, 12/10, 6/5, तो इसकी वैल्यू आ गई 6/5। तो कांस्टेंट टर्म तीनों निकल गए। अगर कांस्टेंट टर्म तीनों के तीनों आपको पता लग गए तो रख दीजिए, आपको उत्तर मिल गया -2/3 + 7, देखो कितना इजी हो गया, 6/5। ये समझ में आया? आइए एक बार और, ये तो हो गया मुंह छुपाओ मेथड। मुंह छुपाओ मेथड है तो अच्छा, बहुत फास्ट, और अगर लीनियर फैक्टर नीचे बन जाए तो मजे ही मजे हैं, लीनियर फैक्टर के ऊपर की पावर। अच्छा, अब मैं एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं और मैं बताने जा रहा हूं पुट वैल्यू मेथड। मान लीजिए उसी का भाई ले लेते हैं, x³ - 1, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x - 1, इसको फैक्टराइज कर लेंगे और दो अलग अलग टुकड़े कर लेंगे। एक टुकड़ा क्या बनेगा, एक टुकड़ा बनेगा C1 अपॉन x - 1 प्लस C2x प्लस C3 होल अपॉन x² प्लस x प्लस 1 dx। अब सुनो ध्यान से, ये आ गया हमारे पास निकल के। अब पुट वैल्यू मेथड भी एक और तरीका है इन C1 C2 C3 को निकालने का। आइए पुट वैल्यू मेथड समझाऊं। पुट वैल्यू मेथड बच्चों सिंपल सी बात है कि ये इसके बराबर है, भाई ये इसके हमेशा बराबर है, यानी कहने का मतलब 1 अपॉन x³ - 1 इज ऑलवेज इक्वल टू C1 अपॉन x - 1 प्लस C2x प्लस C3 होल अपॉन x² प्लस x प्लस 1। ये दोनों हमेशा बराबर हैं, ये चीज इसके बराबर है। ठीक है, ओके। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये हमेशा बराबर है। अब C1 तो चाहो आप निकाल सकते हो, C1 कैसे निकालोगे, मुंह छुपाओ मेथड से। इसका मुंह छुपा लें और बचे हुए में 1 रख दें, ये जहां जीरो जाता है, तो C1 की वैल्यू 1/3 आ सकती है। लेकिन C2 C3 पर कैसे निकालेंगे, वहां तो मुंह छुपा मेथड काम नहीं करेगा, तो वहां पर हम पुट वैल्यू मेथड इस्तेमाल करेंगे। पुट वैल्यू मेथड क्या है यार, ये चीज हमेशा इसके बराबर है तो हर x की वैल्यू के लिए बराबर होगी। तो हमको C1 C2 C3 तीन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो हम वैल्यू x की रख रख के तीन इक्वेशन बना लेते हैं।
जैसे x को 0 रख दो तो यहां -1 इक्वल टू यहां कितना बन जाएगा -c1, 0 रख दिया प्लस c3। x को 1 तो रख नहीं सकते तो x को -1 रख देते हैं, इससे ये आ जाएगी। हाँ अब -1 का होल क्यूब कितना आ गया -1/2, यहां -1 तो कितना आ गया भैया ये भी -c1/2, और यहां पर नहीं झकास। अब यहां पर भी -1 अगर रख दें तो ये कितना बन जाएगा -c2 प्लस c3। ये लीजिए, तो ये जो है x की, देखो पीवीएम हम क्या करते हैं अल्टीमेटली, ये चीज हमेशा इसके बराबर है भाई, आइडेंटिटी है, तभी तो आपने इसको इसके बराबर लिखा है। तो हमें c1 c2 c3 तीन कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, तीन चीजों की वैल्यू के लिए क्या चाहिए होता, तीन इक्वेशनें चाहिए होती हैं। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर x की अलग अलग वैल्यू रख के इक्वेशन बना लेंगे। जैसे हमने इसके अंदर x को 0 रखा, एक इक्वेशन बन गई, फिर इसके अंदर x को -1 रखा, एक और इक्वेशन बन गई। छोटी छोटी वैल्यू रखनी है। वैसे आप लोग तो प्रकांड है, रखिए 999 और कैलकुलेट करिए। और हम यहां x को एक 2 रख देंगे, तो 2 का क्यूब 8, तो ये 1/7 हो जाएगा, और यहां इज इक्वल टू c1 हो जाएगा प्लस 2c2 प्लस c3, 4 5 6 7, ये लीजिए तीन इक्वेशन c1 c2 c3, तीन वेरिएबल वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ गया। इसका तो इंटीग्रेशन, और ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन। ये जो दोनों मेथड मैंने बताए, ये दोनों मेथड बेसिकली किसके लिए हैं, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हैं, जो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के दौरान जो ऊपर न्यूमरेटर में कांस्टेंट्स क्रिएट होते हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए है। कॉपी कर लीजिए।